जब अपने भी शामिल हो गैरों के चाल में, जब अपने भी शामिल हो गैरों के चाल में, तो शेर भी फंस जाते हैं गीदड़ की जाल में। भारत शक्तिशाली देश आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत शक्तिशाली देश था, सोने की चिड़िया था, तो आखिर बहुत समय से, लंबे समय तक गुलाम कैसे रहा? क्या कारण थे कि गुलाम रहा? क्या हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोग थे गुलाम रहा, या फिर हम किसी की कूटनीति या किसी की चालबाजी हम समझ नहीं पाए? क्या था आखिर कहानी भारत के गुलाम की? तो सबसे पहले 11वीं शताब्दी से ही मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, शासन किया था, और उसके बाद 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक लगभग 250 सालों तक अंग्रेज ने भारत को गुलाम बनाया, भारत को अपने अधीन रखा। तो क्या था आखिर इसकी कहानी? तो आज हम बात करेंगे कि भारत इतनी शक्तिशाली होते हुए भी, इतनी बड़े बड़े प्रबुद्ध मूर्धन विद्वान के होते हुए भी, मराठा सम्राट के होते हुए भी, पृथ्वीराज चौहान के होते हुए भी, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी वीर के होते हुए भी क्या कारण हुआ कि भारत अंग्रेज के चाल को नहीं समझ पाया और उनके कूटनीति के तहत फंसते चला गया और पूर्ण गुलाम होता चला गया, पूर्ण जंजीर में फंस गया। तो यह कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, यानी 1600 सदी से शुरू होती है, जब ब्रिटेन खाने के लिए दर दर भटक रहा था। उनके पास कोई संपत्ति नहीं था, उनके पास खाने का भी दिक्कत था। डच पुर्तगाल उस समय एक दूसरे को लूटा करते थे, एक दूसरे को लूटते थे और वहां से अपना जीवन यापन करते थे। और भारत तो उस समय भी शक्तिशाली था, पूरे मसाला पूरे देश में बेचा करते थे, और हमारे पास विश्व का 25 से 30% उत्पादन हम खुद किया करते थे विश्व में। तो यह विश्व जानती ही थी। तो उस समय जब लूटने के लिए पुर्तगाल अंग्रेज को लूट रहे थे, अंग्रेज पुर्तगाल को लूट रहे थे, आपस में लूटा लूटी का खेल खेल रहे थे, तो उसी समय जब लूटते लूटते उनके पास सब कुछ लूट गया, तो अब क्या लूटा जाए? तो लूटने वाले को हमेशा चोरी पर ध्यान रहता है। तो उसी समय एक जो उसमें लुटेरा थे, हॉकिंस नाम का लुटेरा था, उसको मालूम हुआ कि भारत नदी के किनारे, बहुत समुद्र के किनारे एक भारत बहुत बड़ा देश है, उसके पास बहुत खनिज संपदा है, हीरे मोती है, तो क्यों ना वहां चलकर लूटा जाए, वहां चलकर आक्रमण किया जाए। तो एक लुटेरे को यह संबंध, लुटेरा जो है वहां की महाराजी, वहां की महारानी जो, और ऐसा नहीं कि जब कोई शासक जब कोई लुटेरा किसी दूसरे देश को लूटता है तो वहां के शासक के, वहां के राजा के, वहां के प्रधान को भी मालूम होता है। जैसे अगर चोरी होती है तो पुलिस को भी मालूम होता है कि चोरी कहां से होती है। ये और बात है कि पुलिस बताए नहीं या कोई बताए नहीं कि चोरी कहां से होती है। खबर गार्जियन को भी होती है अगर घर में कुछ होती है तो इसी तरह महारानी को खबर पहुंची कि ऐसे ऐसे बात है। तो वहां के लुटेरे ने अपना एक आइडिया दिया महारानी को कि ऐसे ऐसे हम लोग वहां चलते हैं कुछ काम करने के लिए। कहां? भारत। अब देख रहे होंगे कि भारत हम लोग चलते हैं कुछ काम करने के लिए। तो 16वीं सदी में 200 व्यापारी और कूटनीति पहले से ही एलिजाबेथ वन के साथ विचार किया गया कि हम लोग भारत चलते हैं और वहां अपना व्यापार करेंगे और उनको लूटेंगे। लेकिन लूटने के उद्देश्य से जाएंगे तो वहां इतना बड़े बड़े मराठा है कि मारते मारते हमको धुआं धुआं कर देगा, हम वहां उससे जीत नहीं सकते हैं, तो चलिए वहां व्यापारी करते हैं। तो वहां व्यापार के उद्देश्य से 16वीं शताब्दी में 200 व्यापारी भारत आया। और जानते ही हैं 16वीं शताब्दी में अंग्रेज ने एक कंपनी बनाया, एक कंपनी जो ही बहुत सारा व्यापारी काम करने के लिए आए। उसी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय जो सारे अंग्रेज, 200 अंग्रेज थे, उन्होंने कलेक्शन किया और उन्होंने एक यूनाइट बताई, एक कंपनी बताई। उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। उस समय से कुछ समय पहले तक भारत में मुगल का शासन चल रहा था, और उस समय अकबर जो है सब बहुत बड़े लोकप्रिय नेता थे, बहुत बड़े मजबूत थे, बहुत बड़े धनी और मजे हुए नेता थे, जिसकी लोकप्रियता आज भी गाई जाती है। अकबर बहुत बड़े नेता थे और बहुत बड़े राजनेता थे, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े धनी थे। लेकिन उसी समय अकबर का मौत हो जाता है और वहां अकबर के बेटे को गद्दी दे दी जाती है, जिसका नाम जहांगीर था। और जब अंग्रेज और सूरत के रास्ते भारत में प्रवेश किए, जिसका नाम था हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, ये वही हॉकिंस है जिसका आज आप लोग कुकर यूज करते हैं, यही
वो सूरत से क्या किया, भारत में क्या किया, प्रवेश किया। और सूरत से भारत में प्रवेश करते ही गुलामी की प्रवेश हमारे भारत में शुरू हो गई। और अंग्रेज जब हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए तो उस समय के जो राजा जहांगीर थे उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए गए कि हमको व्यापार करने का अनुमति दिया जाए, मंजूरी दिया जाए, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाते हैं तो उनको वहां के सरकारों से मंजूरी लेनी होती है। लेकिन उस समय जहांगीर साफ साफ मना कर दिए कि नहीं, आपको हम व्यापार नहीं करने देंगे, क्योंकि उस समय भारत से पुर्तगाल और डच भी सामान लिया करते थे, व्यापार लिया और उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। तो उसके दबाव में उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज का मनसा तो पहले से स्पष्ट था कि वहां व्यापार नहीं, वहां लूटने जाना है। तो लूटने के लिए क्या करता है, आके वो पैर पकड़ना शुरू किया कि नहीं, और अच्छे अच्छे जहांगीर को बड़े बड़े उपहार देना शुरू किए। और उपहार के कारण धीरे धीरे लोभ देते देते जहांगीर को 1608 ईस्वी से खुशामद करते करते 1618 ईस्वी यानी 10 सालों तक उसको खुशामद करते रहे। और हर बार नए नए तोहफा, नए नए अयासी, और जहांगीर अयासी के भी लोग थे तो उनको नए नए मॉडर्न, आप समझ सकते हैं, उनको देते चला गया। और इसी तरह 1618 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की मंजूरी दे दी गई। और यहां से मंजूरी देते ही भारत की गुलामी की कहानी अधिकृत रूप से शुरू हो गई, जो 1947 ईस्वी तक चली, आप जानते ही होंगे। तो जो ही अंग्रेज को भारत में व्यापार करने का मौका मिल गया तो सबसे पहले किसको चुना, सुनिए, सबसे पहले किसको चुना, पटना को। जानते ही हो, पटना भी एक बहुत बड़ा विश्व का केंद्र रहा है, आज भी केंद्र है पटना, बिहार, जो बिहार से ही सबसे पहले यहां लोकतंत्र शुरू हुई थी, जानते ही हो। तो ये कहानी विश्व में ही फैली थी। और तो अंग्रेज ने सबसे पहले पटना में अपना केंद्र स्थापित किया, उसके बाद सूरत के ही द्वारा आया था, फिर मुंबई में, फिर चेन्नई में प्रमुख, जहां भारत के प्रमुख जगह थे, मेन जगह, उनको लगा कि यहां करना चाहिए। तो उन्होंने यहां अपना कंपनी धीरे धीरे शुरू किया। और जो ही कंपनी धीरे धीरे शुरू किया तो उनको शुरू में लोभ देना था, तो उस कंपनी में भारतीयों को नौकरी देने चला गया। इसी तरह भारतीयों को क्या मिल गया, रोजगार। और उस समय भारत में पैसे की बहुत दिक्कत थी, जन सामान्य को पैसा नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े राजमारा जमींदार हुआ करते थे, उनके पास बहुत सारा बात होती थी, दास प्रथा उस समय चल ही रही थी। और उससे भी भारतीय जो निचले तबके के लोग थे वो भी त्रस्त थे। तो इसी कारण अंग्रेज उस तबके के लोग को उठाते और अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी देते और उनको मनमाना वेतन, यानी जिस समय वेतन कहीं और 10 रुपया मिल रहा था तो वहां 1000 रुपया देने का काम कर रहा था अंग्रेज। जिस तरह से अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि जब नई नई कंपनी स्थापित करते हैं तो दूसरे कंपनी के मुकाबले अपने कंपनी को बेहतर करने के लिए उनको 4 गुना या 5 गुना मनमर्जी वेतन दिया करते थे। यही कूटनीति अंग्रेज ने उस समय चली और यहीं से धीरे धीरे हम लोग उनके जाल में फंसते चले गए। और भारत के लोगों को उन्होंने उसमें काम दिया और अच्छे पोस्ट भी दिए और उसके बदले में अच्छी मोटी रकम देती चली गई, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फेमस होती चली गई। और धीरे धीरे, और ये 4 जगह था, पटना में, सूरत में, मुंबई में और चेन्नई में। इसी तरह से धीरे धीरे भारत के चारों साइड के लोग उसमें काम करने शुरू गए और कंपनी की लोकप्रियता धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती चली गई। कारण था कि उसमें जो काम कर रहे थे, उसमें जो वर्कर थे, कामगार थे, अधिकतर भारत के ही थे और उनको अच्छी खासी वेतन देना शुरू कर दिया गया। और जब धीरे धीरे उनका काम बढ़ता चला गया तो अंग्रेज का जो मनसा था बहुत दिन तक चुप नहीं रहा। सुनते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये शायरी सुने होंगे। तो उनका जो मनसा था वो मनसा बहुत जल्द जाहिर कर दिया गया। और बस 50-60 साल से बीते थे कि उसी दरमियान 1686 ईस्वी में मुगल पर अंग्रेज ने आक्रमण कर दिया कि हम आपसे जीत लेंगे। लेकिन आक्रमण करने से तो होता नहीं है, मुगल वैसे ही सैनिक थे, अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए और अंग्रेज को हरा दिए। जब अंग्रेज हार गए तो लजाए हुए मुंह से फिर अंग्रेज क्या किए, मीर जाफर से, जहांगीर से माफी मांगने के लिए गए और जहांगीर ने उन्हें माफी नहीं दिया। लेकिन बहुत मिन्नत के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उनको क्या किए, वो माफी दे दिए। तो फिर अंग्रेज समझा कि हम लोग सामने से लड़ाई करके
हम लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मराठा भी थे, आप उससे भी नहीं लड़ सकते, ना मुगल लड़ सकते, क्योंकि दोनों दक्षिण में मराठा तेज थे, तो इस साइड मुगल भी शासक बहुत तेज था, बहुत वीर, बहुत क्रांतिकारी थे। और मराठा से लड़ना या मुगल काल से अंग्रेज को लगा कि सामने से लड़कर हम नहीं जीत सकते, सामने से लड़कर हम अपने जो मेरा लक्ष्य है उसमें हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक कूटनीति लाया, जिसको हम लोग डिवाइड एंड रूल कहते हैं, बांटो और राज करो। तो यही नियम अंग्रेज ने क्या किया, लाया, और छोटे छोटे राज दरबारों को, घरानों को उन्होंने क्या किया, बांटना शुरू किया। जो आज को हम, जैसे कि एक नया सीईओ दूसरे कंपनी के सीईओ को जब बांटना शुरू करता है, तो वहां के अधिकारी को बोलता है कि चलिए आपको हम अच्छा पैकेज देंगे, अच्छा सैलरी देंगे। उसी तरह भारत में जो छोटे छोटे राजघराने थे, छोटे छोटे राजवाड़े थे और छोटे छोटे जमींदार थे, उनको कहा कि आप हमारे साथ मिल जाइए, आपको हम अच्छी खासी पैकेज देंगे। और उसी दरमियान क्या हुआ, बहुत सारे राजाओं को अंग्रेजों ने क्या किया, अपने में मिला लिया, या छोटे छोटे जो राजा थे उसको मारकर, उसको हराकर भी अपने में मिला लिया। और जब छोटे छोटे राजों को हरा रहे थे, मार रहे थे, तो जो बड़े बड़े राजे थे, जो बड़े बड़े राजघराने थे मुगल में भी, और उन पर ध्यान नहीं देते थे, तो लगता था कि नहीं चलो छोटा है उसको किया, कुछ नहीं, इससे हमारा कुछ नहीं बिगा। और छोटे छोटे करते ही धीरे धीरे अंग्रेज अपना बहुत सारे जगह पर अपना स्थापित करते चले जा रहे थे। और इसी तरह कुछ समय बाद धीरे धीरे जब लड़ाई के 10-15 साल के बाद ही 1707 ईस्वी की कहानी है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब भी बहुत बड़ा शासन था, और औरंगजेब की मृत्यु होते हुए भी मुगल शासन बिखर गया। अब उसमें राजगद्दी के लिए लड़ाई होने लगी, राजगद्दी पर हम रहेंगे तो हम रहेंगे। इधर अंग्रेज भी इसका मौका देख लिया कि आपस में ही राजगद्दी के लिए मुगल लड़ रहा है, तो उसका वो फायदा उठाना शुरू किया, कौन, अंग्रेज। और उसी दरमियान धीरे धीरे आपस में इधर ही एक कोना में लड़ते रहे और दूसरे कोना में वो अपना आधिपत्य करते रहे, छोटे छोटे शासक को मारकर या लड़ाई में हराकर या कूटनीति से या पीठ में छुरा घोंपकर किसी तरह, या फिर जो बहुत छोटे छोटे राजवाड़े थे, उस राजवाड़े के जो सेनापति थे उनको भी अपने में मिला लिया करते थे। इस तरह से अंग्रेज का धीरे धीरे शासन बढ़ता गया और उनकी नजर अब चली जाती है बंगाल पर। उस समय बंगाल भी बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था भारत का, और आप जानते ही हैं कि उसी दरमियान बंगाल पर उनकी नजर गई। और फिर पार्सियन कुछ लोग ने क्या किया कि अंग्रेज में जब मुगल अपना सत्ता के लिए, जो हमको सत्ता मिलना चाहिए, औरंगजेब के मृत्यु के बाद सत्ता के लिए लड़ रहे थे, तो इसी का मौका देखकर पार्सियन क्या किए, उस पर अटैक कर दिया मुगल पर। और इसमें मुगल हारते हारते बचा, और किसी तरह दिल्ली को उन्होंने क्या किया, बचा लिया। और दिल्ली के बचाने के क्रम में मुगल को 2 करोड़ रुपए नगद, उस समय यानी 1717 ईस्वी में समझ सकते हैं, 2 करोड़ रुपए नगद और बहुत सारे हीरे जवाहरात देके कहा कि आपको हम प्रणाम करते हैं, आप चले जाइए। दिल्ली छोड़ दिए। तो दिल्ली तो छोड़ दिए, लेकिन 2 करोड़ खजाना लेके चले गए और बहुत सारा हीरो जवाहरात। इसे मुगल शासक बहुत कमजोर हो गया, धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गया। और इसी तरह फिर अंग्रेज अपना काम करते चले गए और धीरे धीरे बहुत जगह अपना आधिपत्य जमाते चले गए, और उनकी नजर अब बंगाल पर थी। तो बंगाल में सामने से सिराजुद्दौला से लड़ना आसान नहीं था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो बहुत दिन तक युद्ध नहीं हुआ, बहुत कम समय तक युद्ध चला। लेकिन उनके जो मेन काम करता थे मीर जाफर को क्या किए, अपना में मिला लिया। यानी उस समय उसका सेनापति था मीर जाफर, और कहा कि चलो तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे, सिराजुद्दौला को मार दो। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को क्या किया, हरा के बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए। और यही मीर जाफर था जो धीरे धीरे कहे ना कि अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। अंग्रेज इस तरह कुछ अपने को तोड़ते चले गए। अक्सर साम्राज्य से अंग्रेज वही करते गए कि वहां के जो मेन अधिकारी थे, वहां के जो मेन शक्तिशाली था राजा के, उसी को या तो उनको जहर देकर मार दिया गया, या उनको लोभ देकर, पैसा देकर, कूटनेतर, या नहीं तो अपने बहु बेटियों को देकर भी उनको अपने तरफ करते चला गया। और धीरे धीरे भारत के हर राज्य में हर तरफ धीरे धीरे क्या हुए, अपना आधिपत्य करते चले गए। और फिर बंगाल में कब्जा होने के बाद हमारे बक्सर में चले आए। फिर बक्सर में भी आखिर लड़ाई हुई और बक्सर में भी नवाब को हरा दिया, और छोटे छोटे राजे को धीरे धीरे हराते हराते अधिपत्य चले गए। बड़ा जो जमींदार था वो छोटे छोटे बात पर ध्यान नहीं देते थे, उनको लगता था नहीं उसको हरा रहा है। लेकिन छोटा छोटा करते करते धीरे धीरे इतनी आफत आ गई कि 18वीं सदी तक आते आते बहुत से भारत में राज्य में अंग्रेज अपना पांव पसार चुके थे, बहुत सारा अपना मनमर्जी करना शुरू किए। और उस समय जो बहुत बड़े बड़े लोग थे उनको क्या किया कि लगान से छूट दे दिया कि जाइए
आपको 10 बीघा जमीन दिए, 50 बीघा जमीन दिए और आपको लगान वसूल कर दीजिए। तो आज जो आप देखते होंगे कि जिनको सुनते होंगे कि 200 करोड़ बीघा जमीन है, 500 बीघा जमीन है, ये वही थे जो अंग्रेज के चाटुकार थे, जिनको अंग्रेज लगान वसूल को दिया करते थे और हमारे छोटे छोटे किसान को लगान के लिए मजबूर किया करते थे। ये वही आदमी है जिनके पास आज भी 500 बीघा तो 1000 बीघा जिनको जमीन सुनते होंगे, ये अंग्रेज के दलाल थे उस समय का, जिनके पास जमीन था। और यही अंग्रेज के दलाल हमारे भारतीय ही होते थे और भारतीय को ही काम कराते थे और उनसे लगान वसूल कर वो अंग्रेज को दिया करते थे। ये कहानी भी आप लगान वाली कहानी, तिनकठिया चंपारण वाला घटना आप जानते होंगे या सुने होंगे। तो 18वीं सदी तक आते आते भी भारत में अपना अंग्रेज बहुत सारा आधिपत्य कर लिया। फिर उन्होंने बहुत सारे कॉलेज की स्थापना की, पढ़ाई की शुरुआत। एक्चुअली अभी जो अपने यहाँ शिक्षा प्रणाली चल रही है वो अंग्रेज का ही दिया गया है, सर्टिफिकेट सिस्टम वाला। कलकत्ता में, मद्रास में, चेन्नई में विश्वविद्यालय खोले और विश्वविद्यालय में बड़े बड़े जमींदार के बेटे को पढ़ने के लिए मौका दिया गया। जो जमींदार अंग्रेज की तरफ भी धीरे धीरे आकर्षित होते चले गए और नॉर्मल पर उनको मदद गई नहीं, जनसमान पर मदद गई नहीं। यानी अंग्रेज क्या कर रहा था कि भारत के जो बड़े बड़े लोग थे उनको पैसा देके, लोभ देके, या फिर नहीं तो मार के, या नहीं तो अपने घर के बहुत बेटियों को देके उनको संतुष्ट कर लिया करते थे या अपने में मिला लिया करते थे और छोटे छोटे पर शासन किया करते थे, जिसके कारण अंग्रेज धीरे धीरे भारत के हर क्षेत्र पर कब्जा करते चले गए और शिक्षा के क्षेत्र में उनको रोजगार देकर, लोभाव देकर बड़े बड़े राज्य को लुभाते चले गए। इस तरह से भारत पर अंग्रेज का शासन बढ़ता गया और भारत पर पूरे अंग्रेज छा गए, हर तरह से धीरे धीरे छा गए। और इसी का जब छा गए तो कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो भारत को गुलामी का विरोध किए, जिसमें 1857 ईस्वी की कहानी है। लेकिन ये कहानी मंगल पांडे ने शुरू किया था, जब उसको जबरदस्ती किसी काम के लिए कहा जा रहा था। और अंग्रेज 18वीं सदी के शुरू से ही भारत पर और भारतीयों पर, जो गरीब तबके के लोग थे, जमींदार को छोड़ के, जमींदार को कभी कुछ नहीं हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। यही जमींदार भारत के लोगों को भारतीय पर खुद नहीं करके अंग्रेज के द्वारा सताया करते थे। और इसी तरह से धीरे धीरे जब जबरदस्ती हुआ, करतूस का प्रयोग हुआ था, मालूम है होगा आपको 1857 की कहानी। 1857 की कहानी में, जो 1857 की कहानी ये कुछ जमींदार के चाटुकारिता के कारण ही फेल हो गया था कि उनकी सूचना अंग्रेज को दे दिया था कि आपके विरुद्ध लड़ाई हो रही है, जिसके कारण 1857 में भारतीय के जो कुछ क्रांतिकारी अंग्रेज से लड़ने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन उसकी हार हो गई। इसका और भी कारण था, लेकिन मेन कारण इसका फेल होना जो है सो इनके जो कुछ बड़े बड़े जमींदार थे या अंग्रेज के जो चाटुकार थे, दलाल थे, उन्होंने अंग्रेज को सूचना दे दिया कि आपको यहाँ लड़ाई हो रही है, वरना भारत हारता नहीं। पर 1897 ईस्वी के क्रांतिकारी में जिस समय बड़े बड़े योद्धा थे, उसमें बड़े बड़े योद्धा थे, नॉर्मल योद्धा एकदम नहीं थे। फिर इसी तरह धीरे धीरे अंग्रेज अपना आधिपत्य करते गए और अंतिम मुगल शासन थे कौन? बहादुर शाह जफर। उनको भी क्या किया गया? मार दिया गया और उनके जितने सारे परिवार हो सबको कैदी कर लिया गया। और इस तरह से ऐसा कहा जाए कि अधिकांश क्षेत्र पर अंग्रेज का पूर्ण प्रभुत्व हो गया और बर्बरता पूर्वक शासन अंग्रेज करते रहे। इस तरह से हमारा भारत क्या हुआ? अंग्रेज के गुलाम हो गया, इतनी शक्तिशाली होते हुए भी। यानी अगर देखा जाए तो 1600 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, यानी जब तक भारत आजाद हुआ तब तक अंग्रेज ने भारत में शासन किया। इसका प्रमुख कारण था कूटनीति करना। इसको हम लोग अगर एक बात में देखें कि अंग्रेज भारत पर कैसे, अंग्रेज भारत में लूटने के उद्देश्य से आए और कूटनीति का प्रयोग किए, उसका नाम था व्यापार। और व्यापार करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे अपना सारा कुछ मनाए, फिर जो प्रेम से माना उसको प्रेम से मनाए, फिर डिवाइड एंड रूल लाए, बांटो और राज करो। और बड़े बड़े जमींदार को अच्छा वेतन, अच्छा लोभ या जमीन देकर, प्रलोभन देकर मिलाते चले गए और छोटे को मारते चले गए। छोटे राजा को बड़े राजा भी है मतलब नीचा दृष्टि से देखते थे, जिस कारण उस पर ध्यान नहीं दिए। और यही ध्यान नहीं देने के कारण धीरे धीरे अंग्रेज अपना पांव पसारता चला गया और धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि बहुत बड़े बड़े नवाब को भी पीछे छोड़ दिया और मार दिया। उनमें और भी कारण था, जो अंग्रेज जो उस समय के बड़े बड़े राजा थे, उनके या तो सेनापति के या उनके जो मेन कार्यकर्ता थे उनको ही अपने में मिला लेते थे, उनको पैसा देके, या फिर जैसे फूट डालो या लाज करो, या फिर आधे आधे को कोई लोभ देकर दोनों को आपस में लड़ा दिया करते थे। इसी तरह अंग्रेज धीरे धीरे हमारे यहाँ पैर पसारते गए और राज करते गए, जो 1600 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक हमारे यहाँ राज किए। तो ये था कहानी हमारे भारत की, कहानी हमारे हिंदुस्तान की, कहानी हमारे आर्यावर्त की, जो अंग्रेज हमारे यहाँ 250 वर्षों तक शासन कैसे थे।
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। कुछ ऐसी बात होगी तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।